नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन परीक्षार्थियों को भी जोड़ने का प्रयास किया है जो जीवटता या ऊर्जा के साथ तो तैयारी करते हैं, परंतु कई बार व्यवहारिक रूप से एक बेहतर रणनीति नहीं बना पाते। अर्थात जो सिलेबस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वेबसाइट पर रखा है, दिया है, उसके टर्म्स तथा प्रश्नों के आने के पैटर्न को अंतर संबंधित कर वो यह सुनिश्चित नहीं कर पाते व्यवहारिक रूप से कि प्रश्नों का सेक्शन या कौन सा सेक्शन किस स्रोत से उठाया जा रहा है या आगे वो किस प्रकार के तथ्य या अवधारणा को जोड़ें या याद करें, जिससे प्रश्नों के पहुंच तक उनकी सुनिश्चितता हो जाए। इसी प्रक्रिया में टीम दृष्टि ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास किया है। विशेषकर वे विद्यार्थी, खासकर अभी तो कोविड-19 का समय चल ही रहा है, जो किसी कारण से दृष्टि के केंद्र पर क्लासेस नहीं कर पाए या वो सुदूरतम क्षेत्रों से हैं, वो आ ही नहीं पाएंगे, या जिन्होंने नामांकन लिया था या कोर्स ख़त्म हो गया या कोविड-19 की वजह से वो घरों में हैं, उन सभी परीक्षार्थियों को इन यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी राय, अपने विषयगत राय उन तक पहुंचाते हैं। मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल तथा पर्यावरण पारस्की के लिए यही कार्य कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आए हैं, उनका एक सारगर्भित विश्लेषण, ताकि विद्यार्थी न केवल प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करें, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर तो उन्हें कहीं से मिल जाएगा। खासकर परीक्षा होने के बाद प्रश्नों का उत्तर निकालना तुलनात्मक रूप से बड़ा ही आसान होता है, परंतु उसका यह विश्लेषण कि यह प्रश्न कहाँ से उठाया गया और प्रायः किस किस सेक्शन या किस स्रोत से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रश्नों को पिक करता है, तो आप यदि आप उस स्रोत तक अपने पहुँच को सुनिश्चित कर लेते हैं तो तैयारी बड़ी आसानी से पूरी होगी और आप चयनित भी होंगे। अर्थात थिंक विदाउट इंक की प्रक्रिया जो स्मार्ट वर्क है, उस प्रक्रिया को हम विद्यार्थियों तक कम्युनिकेट करना, संप्रेषित करना चाहते हैं। इसी प्रक्रिया में आज 2017 अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो 2017 में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया था, उसके कुल प्रश्नों को 3 वीडियोज़ में बांटकर, अर्थात पार्ट ए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम आप तक संप्रेषित करेंगे। इसका पहला वीडियो अर्थात 2017 के प्रारंभिक परीक्षा का पहला वीडियो जो 11 प्रश्नों का था, 11 क्वेश्चंस का, वो आप तक पहुंच चुका है। आज का वीडियो दूसरा वीडियो है, तो चलते हैं, देखते हैं कि दूसरे वीडियो में कौन कौन से प्रश्न हैं और इस प्रश्न में विश्व के भूगोल से, मानचित्र कार्य से या कुछ पर्यावरण वाला तो मेनली थर्ड पार्ट में आएगा, किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछ रहा है, तो आपकी तैयारी भी उसी पैटर्न पे होनी चाहिए। एटलस पे का अच्छा आपका कमांड होना चाहिए, तभी आप प्रश्नों तक न केवल पहुंच को सुनिश्चित करेंगे, बल्कि आप बेहतर प्रकार से उन्हें बना भी पाएंगे। चलते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं, समझते हैं और उसके थोड़े बहुत रणनीतियों को भी जो आसपास हो सकता है वो बनवाते हैं आपसे, ताकि आप आसानी से चयनित हो सकें। चलते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए, जो पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इसमें बाल्को, हिंडाल्को या जो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी है या नाल्को, इनमें एक चीज़ तय है कि हिंडाल्को चूंकि उत्तर प्रदेश में है, इसलिए शायद आपको ये जरूर पता होगा। इसके कारणों को भी आप यदि समझें तो सोनभद्र जिला, जो सोन की एक सहायक नदी है रिहंद की सहायक नदी पर, मतलब सोन की सहायक नदी रिहंद पर जो जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ है, उसी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कारण हिंडाल्को एल्युमिनियम फैक्ट्री का निर्माण हुआ, जो सोनभद्र जिले के रेणुकूट में है। ठीक है, तो ए का 4 मिल गया और बी का 4 मिल गया, तो बी के 4 में 2 ही ऑप्शन हैं, बी और सी। इसके अलावा आप यदि बाल्को को देखेंगे तो बाल्को जो भारत एल्युमिनियम कंपनी है, उसका सेंटर होगा कोरबा। ये कोरबा छत्तीसगढ़ में है, अर्थात जो बाल्को एल्युमिनियम फैक्ट्री है ये छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। इसके अलावा आप देखेंगे नाल्को, तो ये कोरापुट में है, और जो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी है यह हीराकुंड उड़ीसा में है, कोरापुट उड़ीसा में ही है। अर्थात ए का बी कोरबा, बी का 4 तो सबको पता होगा,
इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, बाल्को मतलब हुआ भारत एल्यूमिनियम कंपनी, हिंडाल्को का मतलब होता है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, और नाल्को मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो डी है नाल्को, वो कोरापुट अर्थात डी का हो जाएगा 3। इसके अनुसार उत्तर होगा बी। ये मुझे लगता है कि तुलनात्मक रूप से आसान था, क्योंकि अगर आप 2 को भी जानते तो इसका उत्तर आपको मिल सकता था। और ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं, जैसे जो 5 एल्युमिनियम की महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां हैं, जैसे एलवाई, तो एलवाई एल्युमिनियम की फैक्ट्री केरला में है। ओवरऑल थोड़ा आप इस प्रक्रिया से जब चीज़ों को जानते हैं और 2 भी अगर आपको मिल जाता है तो, बल्कि ऐसे कूट मिला वाले उत्तर को कई बार विद्यार्थी ये कहते हैं, यहाँ मैं हिंट कर दे रहा हूँ आपको, कि सर इसमें 4 चीज़ें जाननी होती हैं। अगर एक चीज़ पूछता और शायद वही आपको न पता होता तो आप सरतिया उत्तर गलत बनाते, और या फिर सरतिया गलत बताते मतलब आप तुक्का लगाते, और या फिर उसको छोड़ देते। लेकिन 4 ऑप्शंस वाले कूट मिलाने में यदि आपको 2 भी पता है, और 2 प्रायः पता होता ही होता है, चारों पता हो सकता है, तो उत्तर सही होने की संभावना हमेशा सदा होती है। ऐसे ऐसे प्रश्नों के लिए आप बिल्कुल खुश रहिए। और ये एक ट्रेंड है, आप देखेंगे हर तीसरे, चौथे, 5वें साल इसी ट्रेंड पर फिर से प्रश्न आएगा। अर्थात उद्योग पर, जो भारत के उद्योग हैं उन पे जो प्रश्न आता है, कम से कम लगभग 1 से 2 प्रश्न आता ही आता है, एक तो आ ही जाता है। तो आप देखेंगे जनरली फिर एक कृषि पे आएगा, विश्व कृषि से, जैसे आप देखेंगे ब्राज़ील में जो कौन सा कॉफ़ी का पोर्ट है, या इसी प्रकार से कुछ कुछ चीज़ें जो हैं रिसोर्स से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से, इंडिया और वर्ल्ड से आती हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग में उत्तर प्रदेश के भूगोल से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आता, उत्तर प्रदेश के इतिहास से आता है। लेकिन वही जब आप बिहार या मध्य प्रदेश पीसीएस देते हैं तो वहाँ से मध्य प्रदेश के या बिहार के भूगोल से प्रश्न तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आते हैं। यही पैटर्न है, अर्थात आपको सूक्ष्मता से पहले पैटर्न को भी समझना पड़ेगा कि कौन सा लोकसभा आयोग किस प्रकार के प्रश्नों को फोकस करता है, अर्थात उन पर ध्यान केंद्रित करता है, तो तैयारी ज़्यादा सरल हो जाएगी, और इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो ओवरऑल इसका उत्तर होगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो अगला प्रश्न है ये उसी का इंग्लिश वर्जन था। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? वोल्गा दोन नहर, सॉल्ट सेंट मॉरी नहर, लुडविग्स नहर और सफ़ेद सागर नहर। सफ़ेद सागर का मतलब हुआ व्हाइट सी। अब देखो यहाँ पे इसका आंसर तो होगा लुडविग्स नहर। ये बेसिकली जो लुडविग्स नहर है ये डेन्यूब नदी को राइन नदी से जोड़ती है। अब यहाँ पे मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आप फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और साथ में जो इटली है, जो सर्डिनिया है, कहाँ पे थोड़ा सा, चूँकि विश्व इतिहास के जो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का, उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। इटली के एकीकरण की बात करें या फिर जर्मनी के एकीकरण की बात करें, या कहाँ से मेटरनिक प्रणाली शुरू हुई थी, ऑस्ट्रिया की क्या उसमें भूमिका थी मेटरनिक, मतलब वो जब तक आप लोकेशन बढ़िया से नहीं समझते, यहाँ तक इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी का जो विभाजन हुआ, पूर्वी यूरोप यूएसआर के ग्रिप में कैसे गया, पश्चिमी यूरोप पूंजीवादी यूएसए के ग्रिप में कैसे गया, ये सब आपको बढ़िया से तभी समझ में आएगा जब खास करके आप सेंट्रल यूरोप के मानचित्र को देखेंगे। वहाँ कौन सी नदियाँ हैं, किस नदी की कौन सी नदी भ्रंश घाटी वाली है, किस नदी के अंचल में या बेसिन में किस प्रकार का मिनरल मिलता है, तो वहाँ औद्योगिकरण की प्रक्रिया में किस कच्चे माल की कमी होती है, उसी कच्चे माल के दोहन के लिए वो अन्य राष्ट्रों को खोजेंगे। जैसे आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारणों में देखेंगे, जब जर्मनी इजिप्ट तक रेलवे लाइन बिछाने की बात करने लगा तो फ्रांस को यह नागवार लगने लगा, और इसी को ब्रिटेन को भी नागवार लगा, क्योंकि उनको पता था जर्मनी अब टर्की के भी रिसोर्सेज का दोहन करेगा तो और तेज़ी से आगे निकल सकता है। तो जब तक आप मानचित्र के तहत नहीं समझेंगे तब तक आपको विश्व इतिहास भी समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, आप कंटेंट को याद ही करते रहेंगे। और ये बहुत आसान है, आप 5 दिन 7 दिन वहाँ पर्यटन की तरह घूमिए तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। राइन नदी जो है, राइन नदी को जो डेन्यूब नदी है लुडविग्स नहर के द्वारा जोड़ती है, उस रास्ते में 3 नगर भी आते हैं, शहर भी आते हैं, थोड़ा यह भी आप जानिए, है ना। तो इसका उत्तर होगा सी, लुडविग्स नहर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। देखो इसका उत्तर है 1996। ये सब नेट पे इजीली आपको मिल जाएगा, 1996। लेकिन बेसिकली अंडोमान निकोबार में हेनरी लॉरेंस और फ्यूगा, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल कर दे रहा हूँ, हेनरी लॉरेंस
एवं फ्यूगा, ये 3 आइलैंड्स हैं। ये तीनों आइलैंड्स आपस में काफ़ी निकटतम सटे हुए हैं। मतलब सटे हुए रहेंगे तब तो एक ही हो जाएगा, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है। इन तीनों आइलैंड्स को मिला करके रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क या समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई। अब देखो, जब भी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या भारत किसी आइलैंड में, खास करके पूर्वी तट पे है या पश्चिमी तट, दोनों पे शामिल कर सकते हो आप, आइलैंड में अगर एक प्रिजर्वेशन की बात करेंगे तो अब यहाँ तो लिखा भी हुआ है समुद्री राष्ट्रीय पार्क, यानी कि मैरीन नेशनल पार्क है ये। तो उसमें सबसे पहले आप लेकर के आना कोरल रीफ को बचाने के लिए तो किया ही जाएगा। कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति को तो ये बचाएगा ही बचाएगा। इसके अलावा जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अर्थात विषुवतीय प्रकार के वन जो अंडमान निकोबार में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। खास करके अंडमान निकोबार में टिम्बर इंडस्ट्री अर्थात लकड़ी उद्योग का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है, जिसके वजह से न केवल वन्य विनाश हो रहा है, बल्कि देखोगे आप 2007 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 6-7 के आसपास यूपीपीसीएस ने एक प्रश्न पूछा था कि अंडमान निकोबार में कोरल ब्लीचिंग का या कोरल के मृत होने का कारण क्या है। कोरल के मृत होने का एक बड़ा कारण है टिम्बर इंडस्ट्री। जैसे लकड़ी को जब भी आप काटते हैं तो लकड़ी के बुरादे निकलते हैं। उन बुरादों को प्राय देखेंगे जहाँ भी मकान आदि बनता है, आप परिचित होंगे इस बात से। और जब ह्यूजेस्ट अमाउंट में किया जाएगा तो बुरादे बहुत ज़्यादा निकलेंगे। कुछ तो लेबरर्स खाना आदि बनाने में उसको यूज़ कर जाते हैं, बाकी अधिकांश बुरादे सागरीय क्षेत्रों में फेंक दिए जाते हैं। अब वो सागरीय क्षेत्र में फेंक देने से वो बुरादे पॉलिप के मुखों को बंद कर देते हैं। इसके अलावा जो लिकेंस होते हैं उनके लिए भी काफ़ी ये घातक साबित होते हैं। उस प्रक्रिया में कोरल ब्लीचिंग को ये टिम्बर इंडस्ट्री और लकड़ी काटने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लॉस पहुंचाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कोरल रीफ के साथ साथ जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, चूंकि यहाँ पर दोनों का सुरक्षा एक कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है, अर्थात यदि वन की सुरक्षा नहीं करोगे, अर्थात लकड़ी यदि कटता रहा तो कोरल ब्लीचिंग अपने आप होता रहेगा। इसके अलावा अनसाइंटिफिक फिशरी आदि भी जो उस कुछ प्रश्न के ऑप्शन में अवेलेबल था, इसलिए मैंने जोड़ करके आपको बताया कि देखो किस किस प्रकार से प्रश्नों को बनाया जा रहा है या बनाने जाने की जो प्रक्रिया है, सेक्शन कौन कौन सा हो सकता है। ओवरऑल तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वो, इसके अलावा अब जहाँ पर कोरल रीफ है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अर्थात विषुवतीय प्रकार के वन हैं, वहाँ जैव विविधता उच्च होगी। तो अब जंतुओं पे हम आते हैं, तो खास करके ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ही जानना पड़ेगा। हेनरी जो आइलैंड है ना, ये घड़ियाल के लिए, एलिगेटर्स के लिए बहुत फेमस है। और पूरे अंडमान निकोबार में जो घड़ियाल है, खास करके जो बीच है, इस हेनरी आइलैंड का जो बीच है, उस पर आकर के वो लेटे रहते हैं। अब वहाँ पे पर्यटन के वजह से वो भी डिस्टर्ब होते हैं, और एक आध को पकड़ के ले गए तो जो जिनको ले गए वो तो खैर पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ओवरऑल वहाँ पे उन एलिगेटर्स को सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार ने इसका निर्माण किया। इसके अलावा स्पेसिफिक, चूंकि वन है तो बर्ड्स बहुत ज़्यादा होंगे, जंतुओं में घड़ियाल और साथ करके अंडोमानी जो पक्षी हैं, ये अंडोमानी नहीं लिख करके मैं इसलिए दे रहा हूँ, जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ बर्ड्स वहाँ पे हैं उनको सुरक्षा करना बहुत आवश्यक था, और यही मेन टारगेट है। कोरल रीफ्स जहाँ भी रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी पोषण की प्रक्रिया बहुत उच्च होगी। पोषण की प्रक्रिया उच्च होगी, वन अपने आप सघन होंगे, वनस्पति मतलब सतह पे वनस्पति समुदाय घास के रूप में, झाड़ी के रूप में जमे रहेंगे, बाकी बड़े वृक्ष तो रहेंगे। तो जंतु के साथ साथ जो सतह पर रहने वाले हैं के साथ साथ जो पक्षी होंगे, बंदर वहाँ थोड़े कम हैं वन के बावजूद भी, लेकिन जो पक्षी होंगे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। इन सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1996 में भारत सरकार ने रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसको पकड़ने का या इसको याद करने का तरीका ऐसे ही होता है कि आप उसको जोड़िए, केवल वर्ष से मत जानिए आखिर क्यों है, क्योंकि अब अगले बार कहीं पूछा जाएगा इनमें किसके संरक्षण के लिए रानी झांसी बनाया गया। और कई विद्यार्थी तो ये भी मान के चल रहे थे, जैसे बात चलती है तो, और विद्यार्थियों से बात करने के बाद उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मैं प्रयास करता हूँ। बोले सर ये तो प्रश्न बड़ा हल्का है, उत्तर प्रदेश में झांसी है तो झांसी के ही आसपास कहीं बना होगा, और मुझे लगता है झांसी के अलावा 2-3 और डिस्ट्रिक्ट को मिला के बना होगा।
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो लिखा ही हुआ है समुद्री, कम से कम झांसी में समुद्री तो नहीं आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की किसी भी ओर समुद्र नहीं है। अब समुद्री है तो या तो ये तटीय क्षेत्र में बन सकता है, और लक्षद्वीप में इस प्रकार के किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बनने की संभावना तुलना में काफ़ी कम है लक्षद्वीप में। तो या तो ये किसी कोस्टल एरिया में बनेगा और या अंडमान निकोबार में बनेगा। तो गेस तो आपका ऐसा हो ही जाना चाहिए, है ना। तो अंडमान निकोबार के हेनरी, लॉरेंस और फ्यूगा, ये 3 आइलैंड्स हैं। इन्हीं तीनों आइलैंड्स को मिला करके ये निर्मित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये देखो, समझने का मुद्दा ये है कि अगले बार हो सकता है आपसे पूछा जाए, जरूर नहीं है ऐसा ही पूछा जाए, परंतु कंसर्न होगा तो किस आइलैंड पर है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स किस ग्रुप ऑफ आइलैंड से कंसर्न है, तो अंडमान निकोबार आर्किपेलागो से कंसर्न हो जाएंगे। इसके अलावा किसके संरक्षण के लिए, जंतुओं में पक्षी और सबसे ज़्यादा घड़ियाल, मतलब वहाँ पे हिरन और बाघ तो है ही नहीं, तेंदुआ आदि पाया जाता है। तो आखिर किसके लिए है ये भी आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो अगला प्रश्न है वो है सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ वृक्ष हैं और दूसरी तरफ प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वो या तो सुंदरवन, साइलेंट वैली, तो ये सीधे हो जाएगा साइलेंट वैली, केरला। देखो वर्षा वन, अब यहां थोड़ा सा तकनीकी में बता दूं, या उष्णकटिबंधीय वन, यहां पे जो मैंने लिखा है ना वर्षा वन ऐड कर दिए तो ये हो जाता है विषुवतीय। और उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं तो मानसूनी भी हो सकता है या विषुवतीय भी हो सकता है। तो इस ऑप्शन को आप देखिए तो हिमाचल प्रदेश में उष्णकटिबंध तो होगा नहीं, वहां पे कॉर्निफेरस होगा। और देखिए दूसरा जो है शंकुधारी वृक्ष, ये तो पर्वतीय प्रदेश में ही होगा। साइलेंट वैली पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है, परंतु वहां पर शंकुधारी वनस्पति बहुत कम पाए जाते हैं। तो बी का 2 वेल नोन है, ये तय है कि वहीं पे होगा, है ना। बी का 2 या तो ए होगा या डी होगा। ए का 1, अब देखो सुंदर वन में उष्णकटिबंधीय वन पाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चूंकि डेल्टाई वन हालांकि वो, लेकिन बेहतर होगा सी का 1 मिलाते हैं। कच्छ वनस्पति वो आर्द्रभूमि ही है, कच्छ वनस्पति आर्द्रभूमि ही है, और पतझड़ वन फिर हो जाएगा राजस्थान। जो दिया हुआ ऑप्शन है ना उसके अंतर्गत यही आएगा, चूंकि पतझड़ वन ना डेल्टाई वन भी सदाहरित होता है, आपको पता होगा। जो कॉर्निफेरस या कोणधारी टाइगा वनस्पति हिमाचल प्रदेश में है वो भी सदाहरित है, और साइलेंट वैली के जो वन है वो भी सदाहरित है। तो आपको पतझड़ वनों के लिए राजस्थान को ही चुनना होगा। तो डी का हो जाएगा 3, और इस प्रक्रिया में ऑप्शन होगा डी, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। इसमें देखो सबसे बढ़िया हिंट है, एक तो बी शंकुधारी वृक्ष जो कॉर्निफेरस है, इसका इंग्लिश टर्म जान लीजिए, जो कॉर्निफर लिखा हुआ है कॉर्निफेरस टाइगा फॉरेस्ट, इट इज कंसर्न विद द हिमाचल प्रदेश। Obviously tropical forest, the tropical forest might be distributed also in the Sundarbans, but what about the mangroves? Because mangroves and even the wetland forest community is distributed in the region of either in the wetlands such as the Kutch and you can say that the deltaic region of India. So यहाँ पे mangroves देखने के बाद और क्लियर हो जाएगा, कच्छ वनस्पति या इसको wetland भी कह सकते हैं। तो that mangroves must be concerned with the C1। हालांकि C1 एक ही है, तो इसके मिलने से ही उत्तर मिल जा रहा है, अर्थात उत्तर डी। एंड डिसीडियस, अवेलेबल ऑप्शंस आर कंसर्न द डिसीडियस फॉरेस्ट, हालांकि यहाँ पे थॉर्नी होता तो ज़्यादा अच्छा होता, थॉर्नी फॉरेस्ट कंसर्न विद द राजस्थान। तो ओवरऑल इसका उत्तर होगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है, यानी कोल्ड करंट नहीं है, शीतल जलधारा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड ओशियन करंट? देखो केनारी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के तट के निकट से प्रवाहित होती है। ये जो स्पेन आदि है, स्पेन से आप नीचे आएंगे, पुर्तगाल नीचे आएंगे तो अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे ये विषुवतीय जलधारा में आकर के मिल जाती है, अर्थात इसका प्रवाह
अफ्रीका में यहाँ पर है, ये है विषुवतीय जलधारा। और यहाँ पे ये जो प्रवाहित हो रही है ठंडी, इसी को कहते हैं किनारी। किनारी आइलैंड्स के पास है ये, तो किनारी जलधारा। हम्बोल्ट तो साउथ अमेरिका में जहाँ एल नीनो जलधारा का जन्म होता है, यहाँ पे ये चलती है हम्बोल्ट, या इसी को कहते हैं पेरू की ठंडी जलधारा। ओयोसीवो जहाँ पर कमचटका प्रायद्वीप है और क्यूराइल द्वीप समूह, और जहाँ पे अलास्का आकर मिलता है एल्यूशियन आइलैंड्स के द्वारा। यहीं पर है चुक्सी सागर, यहाँ हिम के पिघलने से इस चुक्सी सागर और बेरिंग जल संधि से जो जलधारा नीचे आती है उसे कहते हैं ओयोशिवो। ये भी ठंडी है। अगुल्हास, यही एक जो है ये गर्म जलधारा है, बेसिकली अफ्रीका के पूर्वी तट, ये मेडागास्कर के पास यहाँ पे जो जलधारा है इसको कहते हैं अगुल्हास। और एक नॉर्मल केस है ये कि जब जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है तो गर्म जलधारा होती है, और जब वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती है तो उसे शीतल जलधारा कहते हैं। ये परसेप्शन कंसेप्ट है। अब आप इसको देखिए, ये ऊपर में ध्रुव होगा, विषुवत रेखा की ओर आ रही है ठंडी, हम्बोल्ट ठंडी, ओयोसीवो ठंडी, है ना। तो ओवरऑल अगुल्हास जलधारा ही गर्म जलधारा है, तो ये शीतल जलधारा नहीं है। तो उत्तर हो गया डी, है ना। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहते हैं? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैपॉट से कंसर्न एग्जैक्टली हो सकता है। मैं विद्यार्थियों को बताता हूं कि ये 3 कंसेप्ट होता है, इंग्लैंड, उसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन, उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम। ये तीनों एक नहीं है। इंग्लैंड एक बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसमें कई द्वीप हैं। इंग्लैंड से जब आप बड़ा होते हैं तो बनता है ग्रेट ब्रिटेन, और जब उससे भी बड़ा हो जाता है, आयरलैंड भी उसमें मिल जाता है जो अलग होने की हमेशा मांग करता है, तो बनता है यूनाइटेड किंगडम। और जो एबरडीन है ये यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके का एक आइलैंड है। आप ब्रिटेन को देखेंगे तो ब्रिटेन इस प्रकार से है, और यहां पर है आयरलैंड। अगर इस वाले ग्रुप, ये बेसिकली आइलैंड से ये वाला, इसी में एबरडीन आइलैंड है, ये नॉर्थ सी पर है, नॉर्थ सी पर है। नॉर्थ सी अर्थात जो उत्तरी सागर है उसका जो तली है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार है। नॉर्थ सी एंड व्हाइट सी बोथ, व्हाइट सी में तो कम है, नॉर्थ सी में पेट्रोलियम खनन बहुत ज़्यादा होता है। और यूनाइटेड किंगडम का यानी यूके का जो एबरडीन है ये इस पेट्रोलियम के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और इसीलिए इसको यूरोप की पेट्रोलियम राजधानी भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या क्या समझ में आया, और ये 7वें क्लास के एनसीईआरटी में जो यूरोप का महाद्वीप पुराना वाला जो आता था एनसीईआरटी, यूरोप के महाद्वीप को जब एक्सप्लेन किया गया है उसमें चर्चाएं हैं, और उसमें बड़ा बढ़िया चर्चा है कि इंग्लैंड किसको कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसको कहते हैं। यानी ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन वो महान तब होगा जब उसमें और भी जुड़ जाएंगे, एंड तीनों को जब मिलाएंगे तो बनेगा यूनाइटेड किंगडम, यानी यूनाइट करके एक किंगडम बनाया गया, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम। और मैंने यहां तक आपको पहले बताया था कि आयरिश महिला यानी आयरलैंड ग्रुप ऑफ जो आइलैंड्स है, आयरलैंड के साथ साथ वहीं की आयरिश महिला, जो वहाँ के आयरलैंड के लोग भी इंग्लैंड से अलग होने की या आज़ादी की बात करते थे, उनमें नाम आता है एनी बेसेंट का। वो भारत में परंपरागत जो अध्ययन थे थियोसॉफिकल सोसाइटी या उन चीज़ों से जुड़ करके, तो आप थोड़ा हिस्ट्री से यहाँ इसको भी कोरिलेट करिए तो फिर अच्छे समझ में आना शुरू हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, जो एनसीईआरटी पुराना वाला है उसमें जितने सिटीज़ आदि हैं उनको आप ध्यान दीजिए, उसमें एबरडीन की चर्चा है और लिखा हुआ है यूरोप की तेल राजधानी। हालांकि केवल यही नहीं है, चूँकि रशिया में जो तूला है या बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पेट्रोलियम का खनन बहुत ज़्यादा होता है। चाइना भी बहुत बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन चाइना तो खैर एशिया में है, और यूरोप में जो रशिया का अधिकांश पेट्रोलियम खनन केंद्र है वो यूरोप में ना होकर के है एशिया में।
तो यूरोप में जो पेट्रोलियम खनन के प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें नॉर्थ सी का नाम बहुत प्रमुख आता है, और इसी नॉर्थ सी पर एबरडीन जो है, एटलस में थोड़ा आप देखिए और एनसीईआरटी की सूचनाओं को कोरिलेट करिए, तब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्कॉटलैंड द्वीप पर ये है, इसको आयरलैंड कहते हैं, और ये हो जाता है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, और नीचे वाला को कहते हैं इंग्लैंड। ठीक है, तो स्कॉटलैंड पर जो एबरडीन है आयरलैंड का, और इसको इंग्लैंड कहेंगे, इसको मिला देंगे तो ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा, सबको मिला देंगे तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। तो स्कॉटलैंड आइलैंड पे एबरडीन है, इसी को कहते हैं यूरोप की तेल राजधानी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है वह निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? इजराइल से लगी हुई है, अब ये आपको बताना है। देखो, भूमध्य सागर से सटा हुआ है। अब सबसे पहले आप देखो कितने प्रकार के देश हैं, इसको ऐसे प्रश्नों को इजीली बनाने का तरीका क्या हो सकता है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, अब इसमें एक टर्की आया और एक साइप्रस आया। लेबनान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन, टर्की, सीरिया, इराक, इराक भी आ गया, यानी कि कुल 7 राष्ट्र हैं। यमन भी आ गया। 8 राष्ट्र हैं जो ऑप्शंस में हैं, 8 राष्ट्र हैं जो ऑप्शंस में हैं। अब हमको छांटना है आंसर को। टर्की का जो लोकेशन है, टर्की का, वो उसकी राजधानी है इस्तांबुल, वो यूरोप में है, और उसको पूर्व का बीमार भी कहते थे। तो यूरोप के बाद जो एशिया जहाँ से प्रारंभ होता है वहीं पे होगा टर्की। और हम बात कर रहे हैं इजराइल की, जो भूमध्य सागर की सीमा के पास है ना, गाजा पट्टी आदि जो फिलिस्तीन से उसका विवाद चलता रहता है, रमल्ला आदि का सुना होगा आप लोगों ने। तो वहां पर टर्की नहीं होगा, यह तय है। अब टर्की यहां पर भी है, टर्की यहां पर भी है, और टर्की यहां पर भी है। अगर टर्की इजराइल की सीमा से नहीं मिलता तो क्या ऑप्शन छांटना आसान नहीं हो गया? इराक भी नहीं मिलता, इराक भी देख लीजिए, इराक यहां भी है, इराक केवल इसी में है। ठीक है, बट टर्की, चूंकि ये कुछ राष्ट्र तो पॉपुलर हैं, उसमें टर्की का भी नाम आता है, तो टर्की से कोरिलेट करके आप इन चीजों को देख सकते हैं। तो उत्तर अपने आप हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। अब इसको बनाएं कैसे? अगर ये यहां पे ऐसे मिस्र है, तो यहां पे देखोगे उत्तर में, मैं दूसरे कलर से यूज कर रहा हूं, सबसे पहले हो जाएगा लेबनान। इसके इस तरफ देखोगे तो बहुत बड़ा नेशन है, इसका नाम है सीरिया, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। इधर फिर देखोगे हो जाएगा जॉर्डन, और इस साइड में जो जुड़ाव है वह इजिप्ट का, जहां पे नील नदी है, यानी मिस्र। इजिप्ट का मतलब मिस्र। ऐसे ही ऐसे आपको तैयार करना पड़ेगा। केवल 11 मैप स्टूडेंट्स को हम देते थे, इसी प्रकार से तकनीकी रूप से बना करके वर्ल्ड मैप का, जिसमें से प्रत्येक दूसरे वर्ष तो एक प्रश्न न्यूनतम आता था। मैं हिंट कर दे रहा हूं कैसे। जैसे कैस्पियन सागर के चारों ओर कौन कौन से राष्ट्र हैं, काला सागर के चारों ओर कौन से राष्ट्र हैं, 2 ही राष्ट्र वैसे, लेकिन कौन सी नदी आके मिलती है उसमें, एजोव सी में कौन सी नदी मिलती है, और उसके दक्षिण पश्चिम में कौन सी नदी मिलती है, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम में। चूंकि रशिया की प्रमुख नदियां उससे कंसर्न है, डॉन, वोल्गा, आप देखिए कौन सी नदी है। इसके अलावा भूमध्य सागर के चारों ओर कौन से देश हैं, खास करके अफ्रीका के जो राष्ट्र हैं उनको जरूर जानना चाहिए। विश्व की जो प्रमुख नहर प्रणाली है वो कहाँ पे है, या कोई अस्थमस अर्थात स्थलीय पट्टी है क्या, उसको काट करके गहरा करके सागरीय जो मार्ग है उसको बनाया जा रहा है। ऐसे प्रश्न प्रत्येक पीसीएस में, खासकर यूपी पीसीएस में या यूपीवीसी में, प्रत्येक वर्ष 2 से 3 आते हैं, और ये प्रायः बनते नहीं हैं, जबकि होते बड़े आसान है। मैंने आपसे क्या कहा कि आप सिंपल देखिए, टर्की, टर्की इजराइल से नहीं मिलती, टर्की की सीमाएं, और टर्की तीनों में है, तो न बी होगा, न सी होगा, न डी होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर को निकालना तुलनात्मक रूप से काफी आसान हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाल सागर का उदाहरण है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मुझे लगता है ये उठाया गया है स्टॉलर एंड स्टॉलर से, क्योंकि स्टॉलर में एक पिक्चर है, जिन्होंने ऑप्शनल का या जीएस का भी क्लास किया है मेरा,
मैं अक्सर ये बात बताता हूँ कि इस डॉलर में एक तस्वीर है, वो ये है कि अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सीक्वेंसली बनाता हूँ, तब आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सीक्वेंसली का मतलब ये हुआ, ये अफ्रीका है, ये सबको दिख रहा है। यहीं पे अपना भारत था, यहीं पे अपना भारत था, जो चल करके ड्रिफ्टिंग प्रोसेस से अभी यहाँ पर है। यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो ऐसे मूव करके यहाँ पर आया है। अभी वर्तमान स्थिति ये है, और ये पूर्व कैम्ब्रियन काल से विस्थापन की प्रक्रियाएं स्पष्ट थी। उसके पश्चात अफ्रीका के इस एरिया में भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ, और इस डॉलर एक तस्वीर बनाते हैं, मतलब एक एजम्पशन बेस्ड, कि आज अफ्रीका ऐसा है, यहाँ भ्रंश घाटियाँ हैं, लेकिन आज से 50 मिलियन वर्षों के बाद अफ्रीका ऐसा होगा। यानी ये भ्रंश घाटियाँ फट करके इधर आ जाएंगी तो ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर एक नया सागर बन जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे अफ्रीका के पास जब भारत था तो ये पूरा का पूरा हिंद महासागर था, लेकिन भारत जब यहाँ से इधर आया तो ये बन गया अरब सागर, और ये बन गया बंगाल की खाड़ी। तो स्टॉलर जियोलॉजी को समझने की प्रक्रिया में यह बताते हैं कि जब प्लम, यानी जो मेंटल प्लम या मेंटल प्लूम जहाँ भी बनता है, और ऊपर में जब सतह को दो विपरीत दिशाओं में, यानी स्थल खंड को, ना कि सागर को, स्थल खंड को दो विपरीत दिशाओं में खींचता है वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा, तो पहले भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है, और जब वे भ्रंश घाटियाँ और फटकर अलग हो जाती हैं तो वहाँ पर छोटे सागर का निर्माण होता है, और लाल सागर इसी प्रक्रिया का परिणाम है। मैंने सोच भी आपको बता दिया। जैसे लाल सागर में क्या हुआ है कि पहले अफ्रीका ऐसे था, ये सटा हुआ था, ये पार्ट सटा हुआ था, और यहां पर है मेडागास्कर। लेकिन ये भारत का जो अरबिया प्रायद्वीप है, अरेबियन पेनिनसुला, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित होना शुरू हुआ। और जब उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित होना शुरू हुआ तो अंतः समय ऐसा आया, इसका जब विस्थापन शुरू हुआ तो ये यहां से इधर आ गया, अभी ये यहां पर है, यानी ये मूव करके इधर आ गया। अब ये तो आप देख रहे हो मानचित्र पर, ये इसका पिक्टोग्राफिकल तस्वीर कैसे बनेगा। सपोज कीजिए ये कॉन्टिनेंट है, और यहां पर मेंटल प्लूम आकर के इसको हिट कर रहा है। ओबियसली यहाँ पे डाइवर्जेंस की इस प्रक्रिया में पहले यहाँ भ्रंश बनेगा, दरार बनेगा, एंड देन लैंड्स दो विपरीत दिशाओं में मूव करने शुरू हो जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड मेंटल प्लूम। मीन्स द कन्वेक्शन current is rising in upward movement, hitting to the crust, might be possible oceanic crust, might be possible continental crust, but generally that happens in the beneath of the oceanic crust. सामान्य तौर पे तो ये महासागरीय भूपृष्ठ के नीचे ही घटित होता है, चूँकि 2/3 पार्ट तो महासागरीय भूपृष्ठ का है, 2/3 ज़्यादा 70% 72% है, इसलिए महाद्वीपों पर ये घटनाएं तुलना में कम घटती हैं। तो इसी प्रक्रिया से अब इसका मान लो ए है, तो मिलियन वर्षों के बाद क्या होगा, ये महाद्वीप यहाँ आ जाएगा और ये महाद्वीप यहाँ चला जाएगा, और जिससे ये सागर बनेगा यही है लाल सागर। और ये बहुत टेक्निकल टर्म का यूज किया गया है, अक्षीय द्रोणी। देखो द्रोणी मतलब यहाँ पे एक्सियल ट्रॉफ, जो ट्रॉफ होता है ना, यहां पे मैं लिख दूं एक्सियल ट्रॉफ। जलवायु विज्ञान हो या भूआकृति विज्ञान हो, इसका मतलब होता है घाटी। जैसे आप शीतोष्ण चक्रवात भी पढ़ेंगे ना, टेम्परेट साइक्लोन, तो ट्रॉफ का मतलब होता है लो प्रेशर, जिसको बोलते हैं घाटी, और माउंटेन का मतलब होता है हाई प्रेशर। माउंटेन मतलब ऊंचा, हाई प्रेशर। So mountain indicates high pressure and trough, that is called valley, indicates low pressure. वैसे जियोलॉजी में आप आते हैं तो ट्रॉफ का मतलब होता है घाटी, एक्सियल घाटी, यानी जो भूपृष्ठ है
उसके फटने से जिस प्रकार के घाटी का निर्माण होता है उसको कहते हैं एक्सियल वैली, एक्सियल घाटी। भारत में नर्मदा घाटी भी इसका अच्छा उदाहरण है, लेकिन अभी वो अफ्रीका के इस महान भूभ्रंश घाटी की तरह है, इसलिए उसको एक्सियल वैली नहीं कहेंगे। जब फट कर नीचे समुद्र का निर्माण हो जाएगा, जैसे लाल सागर में हुआ, तो उसे हम एक्सियल ट्रॉफ कहेंगे। और ये पूरा प्रक्रिया स्टॉलर में, चूँकि हिंदी में सविन सिंह में भी अच्छी पुस्तक है सर की, परंतु ये चीज़ें नहीं दी हुई हैं। यानी एक बात तो तय है कि जो लोग बोर्ड में प्रश्न बना रहे हैं, हालांकि ये प्रश्न थोड़ा टफ है सामान्य अध्ययन के विद्यार्थियों के लिए, एक्सपेक्ट उनसे नहीं करेंगे हम कि स्टॉलर जैसा बुक जो ऑप्शनल के लिए पढ़ा जाता है वो पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो उसी किताब से पिक किया गया है या उसके किसी रेफरेंस बुक पर होगा। तो इतने डिटेल में तो ऑप्शनल के विद्यार्थी नहीं पढ़ते, और उत्तर प्रदेश के अधिकांश विद्यार्थी हिंदी माध्यम के हैं, तो यहाँ पर तो ये हवा भी नहीं लगने वाली बात है। अक्षय द्रोणी का, ज्वालामुखी घाटी का, पर्दन घाटी का, युवाकारी घाटी का। अब लेकिन निकलेगा कैसे इसका आंसर, जरा ये भी देख लो आप। जैसे नहीं आता है तब भी हताश नहीं होना चाहिए। युवाकारी घाटी बनती है हिमानी से, इससे होगा नहीं, वहाँ हिमानी का कोई मतलब नहीं है। अपर्दित घाटी का कोई मतलब नहीं है। ये अपर्दित घाटी जो नदी से भी हो सकता है, हिम से भी हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपर्दन के बाद निक्षेप होता है, और निक्षेप से कोई भी सागर भरेगा, और यहाँ तो सागर के दिखने या बनने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अपर्दित घाटी भी उत्तर में नहीं होगा। और ज्वालामुखी घाटी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ज्वालामुखी से भी जब भी इरप्शन होगा, मटेरियल्स भूगर्भ से ऊपर आएंगे, वो चीज़ों को भरेंगे, ना कि खाली करेंगे। अर्थात ये प्लेट मूवमेंट से कंसर्न हो सकता है, जो विल्सन साइकिल से भी क्लियर होगा। तो थोड़ा अब आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता जरूर होगी। ये जरूर इंडिकेट किया जा रहा है यूपीपीसीएस के द्वारा भी, और बल्कि मैं मानता हूं कि यूपीएससी के लेवल ही नहीं, कुछ क्वेश्चंस तो यूपीएससी से ज़्यादा स्टैंडर्ड है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। तो इसका उत्तर होगा सी, अर्थात अक्षीय द्रोणी, यानी एक्सियल ट्रॉफ। कैसे होगा ये सब आपको डिटेल में मैंने बता दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो गिनी बिसाऊ, ये बिसाऊ उसकी राजधानी है। ताइवान की राजधानी ताइपे, ये भी तय है। निकारागुआ, मानागुआ, ये भी तय है। लेकिन मालदीव की राजधानी माली है, ना कि मलाबो है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव। यही सुमेलित नहीं है। थोड़ा ये ध्यान रख के चलना पड़ता है हमें, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो मालदीव की राजधानी माली हो जाएगा या माले। ये सब वैसे आप उत्तर निकाल ही चुके होंगे। अब इस पे बहुत चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न भी आते हैं। अफ्रीका के, सेंट्रल अफ्रीका के जो मेन नेशंस हैं, सूडान से लेके जो भी है उसका याद कर लीजिए। किस झील के तट पर है याद कर लीजिए। वहाँ कौन सा स्थानीय पवन बहता है, हबूब है कि कौन सा है, ये भी याद कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न हर साल प्रत्येक वर्ष आएगा। तो माली या माले मालदीव की राजधानी है। बाकी तो मैस्ट हैं, तो उत्तर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है वो है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। जो इजिली आपके रिच में है वो है पेरिस, राइन नदी, सीन नदी, नील नदी, जैरे नदी। ये 4 नदियां हैं। तो पेरिस हो जाएगा सीन नदी, यानी डी का 3 एक ही से मिल जा रहा है। रॉटरडम जो है वो राइन नदी किनारे है, नीदरलैंड। और जो खार्तूम है सूडान का, वो नील नदी के तट पे होगा। और ब्राज़ाविले जायर नदी के तट पे है। ब्राज़ाविले जो है खार्तूम सूडान से कंसर्न है, नील नदी के तट पर है। ब्राज़ाविले जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसकी राजधानी है, ये जायर नदी के किनारे है। रॉटरडम जो है और पेरिस, रॉटरडम राइन नदी किनारे है और पेरिस सी नदी किनारे है। तो ये तो इजी ही है, बहुत टफ ये भी नहीं है। अब यहाँ पे आपके लिए ए का 2, बी का 1, उत्तर हो जाएगा ए।
यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न कुछ विद्यार्थियों को हुआ होगा कि पेरिस कहीं राइन नदी किनारे तो नहीं है। तो पेरिस फेमस ज़रूर है, राइन नदी फ्रांस से बहती भी है, फ्रांस जर्मनी से होते हुए ऑस्ट्रिया के उत्तरी पूर्वी भाग को टच करते हुए ऑस्ट्रिया तक जाती है, मेटरनिक के राष्ट्र तक। परंतु जो पेरिस है वो सीन नदी किनारे है, ना कि राइन नदी किनारे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अब देखो इसी को आप ध्यान से देखो तो कितने समझदारी से उन्होंने 2 राष्ट्र दे दिया है, यूरोपीय और 2 राष्ट्र दे दिया है अफ्रीकन। तो खार्तूम तो खैर फेमस है बबूल के वनस्पति के लिए, या जो सवाना प्रकार के, सूडान प्रकार के जो वनस्पति समुदाय हैं, घास भूमियाँ हैं, जैव विविधता है, उसके सूडान, सवाना या सूडान प्रकार के जलवायु कहते ही हैं। तो ये खार्तूम तो फेमस है, नील नदी के किनारे है। और ब्राज़ीविले भी फेमस है चूँकि विषुवतीय प्रदेश में पाया जाता है। ये कांगो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है उसी का ये राजधानी है, और ये जैरे नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये मैच्ड ही है, बस थोड़ा आपको प्लेसेस एंड रिवर्स के किनारे जो बसे हुए नगर हैं वो भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलते अगले प्रश्न की ओर हम लोग। जो अगला प्रश्न है, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है फजिंडा। ये तो इजी है, मैं बता रहा हूं कैसे। ये भी जो छठे क्लास का पुराना वाला एनसीईआरटी है जिसमें प्रादेशिक भूगोल दिया हुआ है, उसको आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा आपको। बेसिकली ब्राज़ील से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहला, अमेजन नदी तंत्र आप याद करिए। दूसरा, जो उसके कृषि के बागान हैं वो याद करिए, किस प्रदेश में है, किस नदी के द्वारा सिंचित होते हैं। और इसके अलावा एक और प्रश्न आता है, कॉफ़ी का पोर्ट के नाम से कौन सा फेमस है। कॉफ़ी के पोर्ट के नाम पे आप देखोगे तो नाम आता है, जैसे आप देखें साउथ अमेरिका को, आप साउथ अमेरिका को देखें तो यहाँ थोड़ा सा अंदर की ओर आएगा ये। अब ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री। इस विषुवत रेखा से अगर आप इधर की ओर आएंगे तो यहाँ पर है रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरियो भी बोलते हैं इसको। ये पूरे ब्राज़ील का सबसे बड़ा नगर है, फेस्टिवल्स के लिए फेमस है, और वर्ल्ड में सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल यहीं रियो डी जेनेरो मनाया जाता है। इसके अलावा आप नीचे आएंगे, यहां पर है सेंटोस। सेंटोस, जो सेंटोस है वो साओ पाउलो का एक उपनगर है। बेसिकली जो साओ पाउलो है, इस प्रकार से एक नगर कहें या महानगरीय प्रदेश कहें, साओ पाउलो, तो पहले इस बंदरगाह का नाम साओ पाउलो ही था, लेकिन उसके उत्तर में था ये, स्पेशली कॉफ़ी के निर्यात के लिए। चूँकि आपको ये भी पता होगा जो ब्राज़ील है वो कॉफ़ी का लगभग 40% उत्पादित करता है, जो वियतनाम है लगभग 21% उत्पादित करता है। तो ओवरऑल तो सेंटोस यहीं से कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है, जो साओ पाउलो का एक, जैसे गुड़गांव या गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर में दिल्ली का एक सैटेलाइट नगर है। फरीदाबाद या नोएडा ले लीजिए, नोएडा या गाजियाबाद का विकास भी दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत एक सैटेलाइट टाउन के रूप में, उपग्रह नगर के रूप में हुआ है। ठीक ऐसे ही साओ पाउलो का एक उपग्रह नगर है सेंटोस। अब ये पूरा का पूरा इलाका हो जाता है कॉफ़ी के बागान का। कॉफ़ी, जैसे आप कनाडा का जब पढ़ेंगे भूगोल तो वहाँ पर लकड़ी काटने वालों को क्या कहते हैं, लकड़ी काटने वालों को क्या कहते हैं सोचिए। और लकड़ी काटने वालों से लॉरेंशियाई जो जलवायु प्रदेश है उसका सीधा संबंध है। लंबर जैक, कनाडा में लकड़ी काटने वालों को कहते हैं लंबर जैक, जो कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पर कॉफ़ी के बागानों को कहते हैं फजेंडा। कॉफ़ी के जो बागान हैं उनको कहते हैं फजेंडा
और जो बोने वाले कृषक हैं उनको बोलते हैं फ्लेजेंडर्स। जैसे बोला ना लंबरजैक्स, तो फ्लेजेंडर्स ये बोने वाले किसान हैं, ये कृषक हैं वहां के, और फजेंडा बागान को कहते हैं। तो ये छोटे मोटे जो एनसीईआरटी में दिए हुए तथ्य हैं, शाओ पाउलो, सेंटोस, और ये भी पूछा गया है कि ब्राज़ील का सबसे बड़ा जो कॉफ़ी का पोर्ट है वो कौन सा है। 90% कॉफ़ी का निर्यात ब्राज़ील का इसी सेंटोस से होता है। ठीक है, बाकी कुछ रियो डी जेनेरो से भी होता है। तो फजेंडा हो जाएगा इसका उत्तर। अगला चलते हैं हम लोग, देखते हैं कौन सा है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाया है, हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जलचक्र पर, तापक्रम पर। देखो जो उपलब्ध ऑप्शन है उसमें होगा हवा की नमी पर। नमी का मतलब यहां पे आप देखिए ह्यूमिडिटी। ठीक है, नमी का मतलब ह्यूमिडिटी, और जो आप वर्षा कराने के लिए पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ह्यूमिडिटी को वर्षा के लिए जो जिम्मेदार कारक है वो है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता है ह्यूमिडिटी। अब केवल आर्द्रता नहीं है, इसमें और क्या है जरा सोचिए, मैं इस है को मिटा दे रहा हूं। केवल आर्द्रता नहीं है तो और क्या क्या है इसमें? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसके अलावा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तीसरा जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इसकी आवश्यकता आपको है नहीं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसी का संबंध होता है वर्षा होने या नहीं होने से। हालांकि ये भी रोल प्ले करते हैं, स्पेसिफिक तो उसमें आ ही जाता है। स्पेसिफिक का संबंध आधा है, परंतु मूल रूप से संबंध होता है सापेक्षिक आर्द्रता का वर्षा के होने या नहीं होने से। बाकी जलचक्र से, तापक्रम से, दबाव से कोई मतलब नहीं है। जैसे वायु का प्रवाह जब भी होगा इसका मतलब है कि भार में भिन्नता आ गया है। जब तक भार का भिन्नता नहीं होगा वायु का क्षैतिज प्रवाह नहीं होगा। हालांकि इसमें आर्द्रता सापेक्षिक आर्द्रता के तौर पे नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जो डेमोक्रेसी के लिए हमेशा बच्चों को समझाने की प्रक्रिया में कहता हूं कि कई बार आपको लगेगा कि जो 4 प्रत्याशी खड़े हैं चुनाव में वो चारों को चारों घटिया हैं, चारों को चारों क्रिमिनल हैं, माइट बी पॉसिबल। डिस्पाइट ऑफ आप चुनाव का बहिष्कार नहीं करें। चुनाव के बहिष्कार का मतलब हो गया आप और नेगेटिव जा रहे हैं। यू हैव टू चूज बेस्ट अमंग द वर्स्ट। तो इन घटियों में से जो सबसे बढ़िया होगा उन्हीं को चुनना होता है। हालांकि ये घटिया नहीं है, परंतु दिए हुए ऑप्शंस में से सबसे निकटतम है वायुमंडल में नमी पर। तो उत्तर हो जाएगा बी। तो यही 2017 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो पार्ट बी या पार्ट 2 का वीडियो था उसमें कुल 12 प्रश्न जो थे वो आपको विस्तृत करके बताया गया। मैंने यह भी प्रयास किया कि आसपास जो तथ्य या अवधारणा हो सकता है उसको भी जोड़ करके आपको बताया जाए, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न अक्सर आता है। उनको देखिए, जोड़िए और फिर सीखिए, एक ट्रेंड बनाइए, एक पैटर्न बनाइए और उसी पैटर्न पे फिर तैयारी करना शुरू कीजिए। क्योंकि यूट्यूब चैनल के माध्यम से दृष्टि आयोग यही प्रयास कर रही है कि आप केवल तैयारी ना करें बल्कि तैयारी के विश्लेषण की प्रक्रिया में एक बेहतर रणनीति भी बनाएं। सिलेबस क्या है, और सिलेबस से फिर यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पिछले लगातार 5 साल का ट्रेंड कैसा है, विश्व के भूगोल से, भारत के भूगोल से या पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। आप देखेंगे किसी खास सेक्शन से ही प्रत्येक वर्ष आगे पीछे घूम घूम के प्रश्न आ रहा है। तो उसी को बढ़िया से तैयार करने की आवश्यकता है। तब पीटी के प्रश्नों को इजीली आप क्रैप कर सकते हैं, यानी वहाँ अपने पहुँच को सुनिश्चित करके अपनी सफलता को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये 2017 प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे वीडियो को अब समाप्त करते हैं। सुरक्षित रहिए, बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए, सीखिए, जानिए और सफलता को प्राप्त कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।